प्यारे विद्यार्थियों, आज हम साझेदारी के अंतर्गत आंकिक प्रश्न संख्या 20 से 27 तक यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 20 से। क्या कहता है? राकेश और रोशन एक फर्म में 3:2 के अनुपात में लाभ हानि विभाजन करते हुए 40,000 और 30,000 रुपये के साझेदार है। यानी इनकी पूंजी दी गई है 40,000 रुपये और 30,000 रुपये। उन्होंने अपने निजी उपयोग के लिए निम्नलिखित आहरण वर्ष भर किए गए। कौन से आहरण? ये नेक्स्ट स्लाइड में दिए गए हैं। 31 मई को 600 रुपये, 30 जून को 500, 31 अगस्त को 1000, 1 नवंबर को 4000, 31 दिसंबर को दिया गया है 1500 रुपये, 31 जनवरी को 300 और 1 मार्च को 700। ये सारे आहरण तो दिए गए हैं राकेश के। और रोशन से संबंधित लिखा है प्रत्येक माह के प्रारंभ में 400 रुपये का आहरण करता है। 6% वार्षिक दर से आहरण पर ब्याज प्रभारित होता है। आहरणों पर ब्याज परिकलित कीजिए यदि प्रतिवर्ष 31 मार्च को लेखा पुस्तकें बंद की जाती है, चाहे 16 की हो, 17 की हो या 18 की, यानी 31 मार्च को बंद की जाती है। यहाँ 17 से संबंधित है, इसलिए यहाँ पर 17 लिखते हैं। अब देखिए जो आहरण किए जा रहे हैं राकेश के द्वारा 600, 500, 1000, यानी जो आहरणों की राशि है वो समान नहीं है, यानी कि गुणनफल विधि का उपयोग किया जाएगा। और गुणनफल विधि में क्या करते हो प्यारे विद्यार्थियों? गुणनफल विधि में जब भी आहरण किया जाए उस तिथि से लेकर के लेखा वर्ष की समाप्ति तक जो अवधि होती है उस अवधि से गुणा करना है। और गुणा करने के बाद जो राशि आएगा, जो गुणनफल आएगा, उसका जो सम होगा, जो टोटल होगा, उस पर दर लगाते हुए 1/12 जरूर करेंगे। किस प्रकार? ये अभी हम हल में देखते हैं। तो सबसे पहले 600 का आहरण किया है 31 मई को। तो देखिए 31 मई के बाद में कितना अवधि रहता है? 31 मई यानी मई समाप्त हो चुका है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 31 मार्च तक 10 महीने वो आहरण रहा है। तो गुणनफल कितना आ जाएगा? 6000, यानी कि 6000 रुपये। नेक्स्ट आहरण कब दिया गया है अपने को? 30 जून को 500 रुपये, यानी 1 महीने बाद। तो 1 महीने बाद यानी 9 मंथ आएंगे फॉर 500। इसका गुणनफल आ जाएगा आपका 4500 रुपये। क्लियर है? 30 जून के पश्चात जो समय रहता है 31 मार्च तक, वो 9 मंथ है। इसके बाद का आहरण 31 अगस्त को 1000 रुपये। अब 31 अगस्त से लेकर 31 मार्च तक की अवधि गिनिए। 31 अगस्त तो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी टोटल 7 महीने। और जैसे ही इनकी गुणा करते हैं प्रोडक्ट, यानी कि गुणनफल कितना आ जाएगा? 7000 रुपये। नेक्स्ट आहरण कब का दिया गया है? 31 अगस्त के पश्चात 1 नवंबर को 400 रुपये। तो 1 नवंबर यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी टोटल 5 महीने दिया गया है। यानी 400 रुपये को 5 से गुणा करनी है। ये मंथ्स आ गए 5, ड्राइंग्स आ गई 400 और ये प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल जो हो गया वो आ गया आपका 2000 रुपये। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 31 दिसंबर को 1500 रुपये, यानी दिसंबर पूरा जा चुका है। जनवरी, फरवरी और मार्च, यानी कि 3 महीने का आपको 1500 गुणा 3 करना है। 4500। इस प्रकार से जो है अपन गुणनफल करेंगे। नेक्स्ट क्या दिया गया है आपको? 31 जनवरी को 300 रुपये का आहरण। तो 31 जनवरी के बाद में गिनिए फरवरी और मार्च, केवल 2 महीने, यानी इस 300 रुपये को 2 से गुणा करनी है। ये 2 महीने, आहरण 300 और अमाउंट निकल करके आएगा 600, यानी कि 600 रुपये। नेक्स्ट क्या दिया गया है? 1 मार्च को 700 रुपये,
यानी केवल 1 महीने का यहाँ पर आहरण है, तो इसको 1 से गुणा करेंगे। अब ये आगे अपन कुल आहरण बकाया अवधि से गुणा किया और गुणनफल जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब इस गुणनफल का योग कर लेंगे। योग कितना आ जाएगा? 25,300। कितना आ जाएगा? 25,300। अब देखिए ब्याज की गणना किस पर करेंगे? 25,300 पर जो है अपने को ब्याज की गणना करनी है। किसके संदर्भ में? ये राकेश के संदर्भ में है, तो ये आ जाएगा राकेश के आहरणों पर ब्याज। कितना दिया गया है? गुणनफल आया था 25,300। क्लियर है? अब देखिए दर कितना दिया गया है, तो दर अपने को प्रश्न में दी गई है 6% वार्षिक। तो कितना करेंगे? 6/100 और 1 महीने की अवधि है, इसलिए 1/12 अवश्य लगाया जाए। क्यों लगाया जाए 1/12? क्योंकि ये जितने भी आहरण है, तो जिस महीने तो आहरण किया गया है उस महीने से लेकर के उस तारीख से लेकर के लेखा वर्ष की अवधि तक, यानी जितनी अवधि बचती है उससे गुणा की गई है। तो 300 रुपये 2 महीने के कह दो या 600 महीने 1 महीने का, यानी प्रोडक्ट करके 1 मंथ के बराबर आहरण निकाले हैं, इसलिए 1/12 करेंगे। ये कितना आ जाएगा आपका? 126.5। ये तो राकेश से संबंधित है। अब बात करते हैं रोशन। रोशन के आहरणों पर ब्याज। तो देखिए प्यारे विद्यार्थी, रोशन ने कितना आहरण किया है? प्रश्न में सूचना दी गई है, रोशन प्रत्येक माह के प्रारंभ में 400 रुपए का आहरण, यानी कि 400 वो है हर महीने आहरण कर रहा है। तो साल में कितना आहरण करेगा? गुणा 12। 12 से गुणा क्यों की है? हर माह अर्थात 12 बार जो है इसने आहरण किया है, 12 टाइम्स जो है विड्रॉल किया है। दर कितना दी गई है? दर से में 6/12। और यदि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को आहरण किया जाए तो 6.5 महीने का ब्याज लगता है, मिडल डेट को तो 6 महीने का, और अगर अंतिम तिथि को हो तो 5.5 महीने का ब्याज लगाया जाएगा। ये हमने पूर्व में इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। तो प्रत्येक माह के प्रारंभ में है, इसलिए 6.5/12, और ये राशि कितने निकल जाएगी? 156, यानी 156 रुपए ये रोशन के आहरणों पर ब्याज है। क्लियर है यहां तक? चले अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हिमांशु प्रत्येक माह के अंत में हर महीने आहरण कर रहा है और महीने के अंत में आहरण कर रहा है कितना? 2500 रुपए। साझेदारी विलेख के अनुसार आहरणों पर 12% वार्षिक दर से ब्याज देय है। 31 मार्च को वर्ष की समाप्ति पर हिमांशु के आहरणों पर ब्याज की गणना। देखिए सबसे पहले यहाँ स्पष्ट कर देता हूं, जब भी प्रत्येक माह आहरण किया जाए यानी कि 2500 रुपए, तो हमें इसको जो है 12 से गुणा अवश्य करनी है। इसका कारण क्या है? क्योंकि ब्याज की गणना कुल आहरित राशि पर की जाती है। हर महीने 2500 रुपए, तो साल भर में जो आहरण आएंगे वो 30,000 के होंगे, उन पर ब्याज लगेगा, ना कि 2500 पर। प्रश्न में गड़बड़ हो जाएगी। अब दर कितना दिया गया है? 12%। ये लीजिए 12/100। और अगर प्रत्येक माह के अंत में है तो आहरण कितनी अवधि का लगेगा? 5.5 महीने का। वेरी गुड। कितने महीने का? 5.5 महीने का। ये क्या आ जाएगा अपने आहरणों पर ब्याज की गणना? कितना? 1650 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा? आहरण पर ब्याज। मंथली आहरण हो तो आहरण की राशि को 12 से गुणा अवश्य करना है, और अगर फर्स्ट डेट को हो तो 6.5/5, मिडल को हो
6/5 और अंतिम को हो तो 5.5/12 अवश्य करेंगे। चले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। भाराम एक फर्म में साझेदार है। वह 12 महीनों तक प्रत्येक माह के प्रारंभ में 3,000 रुपये आहरित करता है। हर महीने आहरण कर रहा है और महीने के प्रारंभ में आहरण कर रहा है। तो हर महीने आहरण मतलब आहरण की राशि को 12 से गुणा अवश्य करना है, क्योंकि ब्याज जो है कुल आहरित राशि पर लगने वाला है। तो 3,000 गुणा 12। अब आगे देखिए दर कितना दिया गया है। फर्म के लेखा खाते 31 मार्च को बंद होते हैं। ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है। तो आहरणों पर ब्याज की गणना कीजिए। किस प्रकार, देखिए ये आहरण करता है हर महीने 3,000। वर्ष भर में जो महीने होते हैं वो कितने होंगे, 12। और ब्याज की दर कितनी दी गई है, यह आपको प्रश्न में दी गई है 10%, यानी कि 10/100। अगर फर्स्ट डेट को हो तो 6.5/12, मिडल को हो 6/12, अंत में हो तो 5.5/12। यहाँ क्या कहा गया है, वर्ष के प्रारंभ में, यानी कि 6.5/12। और आप इसको हल करेंगे, प्लस माइनस करेंगे तो 1950 रुपये आ जाएगा। अब देखिए ये 12 क्यों आया है, हर माह आहरण अर्थात 12 बार आहरण। क्लियर है, हर महीने आहरण किया जा रहा है, यानी कि 12 टाइम्स जो है यहाँ पर विड्रॉन किया जा रहा है, इसलिए 12 से गुणा मैंने अवश्य किए। क्लियर है, मंथली हो 12 से गुणा, तिमाही हो 4 से गुणा, 6 माही हो 2 से गुणा। मंथली में क्या करते हैं, फर्स्ट है तो 6.5/12, मिडल है तो 6/12 और अंतिम है तो 5.5/12। तिमाही में क्या करोगे, फर्स्ट डेट को है तो 7.5/12, मिडल 6/12, अंत है तो 4.5/12 और 6 मई में 9/12, 6/12 और अगर अंतिम तिथि को है तो फिर 3/12 करके हम आहरण पर ब्याज की गणना करेंगे। ये क्या होती है, आहरण पर ब्याज की गणना औसत विधि द्वारा। और ऐसा कब किया जाता है, जब प्रत्येक आहरण की राशि भी समान हो और किया गया जो आहरण है, जो ड्राइंग्स है, वह भी समान दिया गया हो, तो हम इस प्रकार से ब्याज की गणना करेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। राज और नीरज एक फर्म में साझेदार है। 1 अप्रैल को उनकी पूंजी 2,50,000 और 1,50,000 रुपये थी। इनकी प्रारंभिक पूंजी दी गई है 250 और 1,50,000। वे लाभ की भागीदारी बराबर करते हैं। ये इनका लाभ हानि विभाजन अनुपात आगे लिखा गया है। 1 जुलाई 2017 को वे निर्णय लेते हैं कि उन दोनों की पूंजी 1,00,000 रुपये प्रत्येक होनी चाहिए। यानी जो पूंजी 2,50,000 और 1,50,000 थी, 1 जुलाई को क्या डिसाइड करते हैं कि भाई अब ये जो पूंजी है वो 1,00,000 रुपये प्रत्येक साझेदार की होनी चाहिए। तो जितना भी एक्स्ट्रा पूंजी है वो फर्म से निकाल लिया जाएगा। उनकी पूंजी में आवश्यक समायोजन रोकड़ को सन्निविष्ट करके अथवा आहरित करके किया गया। अगर पूंजी एक्स्ट्रा है तो विड्रॉन कर लेंगे। पूंजी पर 8% वार्षिक दर से ब्याज अनुमत है। वर्ष की समाप्ति यानी कि 31 मार्च 2018 को साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना कीजिए। जैसे ही वर्ष समाप्त होता है ब्याज की गणना करनी है। अब देखिए बात करते हैं यहां पर जो पूंजी में परिवर्तन है वो 1 जुलाई को है, यानी अप्रैल, मई और जून 3 महीने तक तो पूंजी यही थी 2,50,000 और 1,50,000। और जो रिमेनिंग 9 मंथ्स है उनमें प्रत्येक साझेदार की पूंजी कितनी थी, 1,00,000 रुपए। तो किस प्रकार निकालेंगे, पहले राज का देख लेते हैं। राज की पूंजी पहले 3 महीने तक तो थी 2,50,000, जिसका गुणनफल आ जाएगा 7,50,000। और बाद के 9 महीने पूंजी थी 1,00,000, जिसका गुणनफल आ जाएगा 9,00,000। टोटल कर लेंगे अपन 16,50,000। इसका कारण क्या है,
3 महीने 250 या 1 महीने की पूंजी कह दो 7.5 लाख रुपए, 9 महीने के 1 लाख या 1 महीने के कह दो 9 लाख। अरे भाई 1 लाख रुपए मैं आपको 9 महीने के लिए उधार दूं या 9 लाख रुपए 1 महीने के लिए उधार दूं, क्या फर्क है क्या दोनों में? कोई फर्क नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इनका गुणनफल करते हैं और गुणनफल का योग लगा लेंगे। ये 16,50,000। अब बात करेंगे ब्याज की दर कितना दिया गया है। देखिए ब्याज की दर कितना है, ये प्रश्न में दी गई है 8% वार्षिक। अब हम यहाँ क्या लगा देंगे, दर लगा देंगे 8% यानी कि 8/100 और गुणा 1/12 अवश्य करेंगे। इसका कारण आप समझ गए होंगे, क्या रीज़न है, क्योंकि जो पूंजी है 9 महीने के लिए 9 से गुणा करके हमने उसको 1 महीने में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो इसी के हिसाब से अपने क्या करना है 8/100 और गुणा क्या करेंगे अपन 1/12। ये कितना आ जाएगा आपका 11,000 यानी कि 11,000 रुपए। हम चाहते तो अलग से भी गणना कर सकते थे, किस प्रकार से, 2,50,000 का 3 महीने का अलग निकाल लेते और 2,50,000 का जो 9 मंथ्स का ब्याज है वो हम क्या करते हैं यहाँ पर अलग कैलकुलेट करके भी कर सकते थे। ये आपका 8% की दर से जो है कितना आ जाएगा 11,000 यानी कि 11,000 रुपए। क्लियर है। अब देखिए अपन बात करते हैं सेकंड कैंडिडेट नीरज से संबंधित। नीरज का 3 महीने का पूंजी तो है 1,50,000 और 3 महीने के पश्चात 1 लाख रुपए का पूंजी है, यानी 1,50,000 तो ले लेंगे फॉर 3 मंथ्स, जो कि निकल करके आ जाएगा 4.5 लाख रुपए और रिमेनिंग 9 मंथ्स के लिए 1 लाख, जो कि निकल करके आएगा 9 लाख। तो टोटल कितनी आ जाएगी 13,50,000। अब ब्याज कैसे निकालेंगे, ये लीजिए ब्याज 13,50,000, दर दी गई है 8% और गुणा करना है 1/12। तो ये क्या आ जाएगा, ब्याज की राशि आ जाएगी, जो कि प्रश्न में अपने को कैलकुलेट करने पर आ जाएगी 9,000 यानी कि 9,000 रुपये जो है वो ब्याज की राशि आ जाएगी। किस प्रकार से गणना करनी है, पूंजी 1,50 पहले 3 महीने की, बाद में 1 जुलाई को इन्होंने क्या किया, पूंजी में परिवर्तन किया कि अब पूंजी जो है वो 1 लाख की रहेगी, यानी 1,50 पर 3 महीने का ब्याज निकाल लो और 1 लाख पर 9 महीने का ब्याज लगा लो, या फिर इनको क्या कर दो गुणनफल में कन्वर्ट करके एक ही साथ 1 महीने का ब्याज लगा लिया जाए। दोनों में कोई परिवर्तन नहीं है, आंसर में भी परिवर्तन नहीं आने वाला है। चले अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है। अमित और भोला एक फर्म में साझेदार है, उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात कितना दिया गया है, 3:2। उनके साझेदारी विलेख के अनुसार आहरणों पर ब्याज की जो दर है वो 10% वार्षिक है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिया गया है 10% वार्षिक और आगे लिखा है वर्ष के दौरान उनके आहरण क्रमशः 24,000 और 16,000 रुपये। वर्ष के दौरान तारीख नहीं दी गई है, 1 अप्रैल को है, 1 जुलाई को है, 1 अगस्त को है, 1 दिसंबर को है या 31 दिसंबर को, ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। आगे यह और लिखा है, यह मानकर चलिए कि उन्होंने पूरे वर्ष नियमित रूप से राशियां आहरण की, इसी आधार पर आहरण पर ब्याज की गणना कीजिए। देखिए इसके बारे में हमने स्पष्ट चर्चा की थी कि यदि प्रश्न में इस बात की सूचना नहीं हो कि आहरण किस तारीख को किया गया है, या अगर पूंजी की बात करें तो पूंजी किस तारीख विशेष को अतिरिक्त पूंजी लगाई गई है या हटाई गई है, इसके संबंध में तिथि नहीं हो, केवल लिखा हो वर्ष के दौरान, तो हमें क्या मानना है, ये मिड ऑफ द ईयर है, वर्ष के मध्य में जो है ये कार्य किया गया है। तो यहाँ ब्याज की गणना भी हमें क्या करना है, 6 महीने हेतु करेंगे। किस प्रकार, देखिए यदि प्रश्न में
आहरणों की तिथि नहीं दी गई हो, केवल इतनी ही सूचना है कि आहरण वर्ष के दौरान किए गए हैं। तो ब्याज की गणना छह माह हेतु की जाएगी, क्योंकि यह माना जाता है कि आहरण अगर इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं है कि आहरण कब किया है, केवल लिखा है वर्ष के दौरान, तो फिर हम 6 मंथ का जो है यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे। आहरण दिए गए हैं 24,000 और 16,000 दर दी गई है 10%। कौन कौन व्यक्ति है? अमित और भोला। सबसे पहले बात करेंगे हम अमित के संदर्भ में। अमित ने आहरण किए 24,000, दर दी गई है 10% और 6 महीने के हिसाब से आ जाएगा ₹1200 यानी कि 1200। ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि आहरण की तिथि नहीं दी गई है, इतना ही लिखा है वर्ष के दौरान, तो क्या मानेंगे? 6 महीने का आहरण किया गया है। नेक्स्ट कौन दे रखा है? भोला। भोला ने 16,000 के आहरण किए हैं, दर 10% और 6 महीने के हिसाब से आ जाएगा ₹800। अगर वर्ष के दौरान आहरण किया जाए, वर्ष के दौरान पूंजी लगाई जाए, पूंजी हटाई जाए, लेकिन उसकी तिथि नहीं दी गई है, तो गणना जो है आपकी 6 मंथ यानी 6 माह के लिए की जाएगी, यह मानते हुए कि ये जो लेन देन है, ये जो व्यवहार है, वो वर्ष के मध्य में किया गया है। अन्यथा अगर तिथि दे दे तो उस तिथि से लेकर के लेखा वर्ष की समाप्ति की तिथि तक का ब्याज लगाया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। हरीश एक फर्म में साझेदार है, वह वर्ष 2017 के दौरान निम्नलिखित आहरण करता है। 1 फरवरी को 4,000, मई में 10,000, 30 जून को 4,000, अक्टूबर को 12,000 और 31 दिसंबर को 4,000 का। आहरणों पर प्रभावित होने वाली वार्षिक ब्याज 7.5% है। दर कितनी दी गई है? 7.5। वर्ष 17 के लिए हरीश के आहरणों पर ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, जब भी आहरण पर ब्याज की बात आए, आपको ये बात माइंड में सेट होना चाहिए कि 2 विधियां हैं ब्याज की गणना की, औसत विधि और आपका गुणनफल विधि। औसत विधि कब काम में लेते हो? जब प्रत्येक आहरण की राशि समान हो और जो टाइम डिफरेंस है, जो समय अंतराल है एक आहरण से दूसरे आहरण तक, वे भी समान हो। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या काम में लेंगे? गुणनफल विधि। जैसा कि यहाँ पर 4,000, 10,000, 4,000, तो राशियाँ कहाँ समान है? समय पर तो देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, राशि से ही पता चल रहा है कि असमान है। अब क्या करना है? गुणनफल। यानी ये जो आहरण है 1 फरवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक, क्योंकि यहां बात कर रहा है वर्ष 2017 और तिथियां भी इसी हिसाब से दी गई है कि लेखा वर्ष 31 दिसंबर को समाप्त होता है। तो किस प्रकार कर लेंगे? 1 फरवरी को 4,000 रुपए का दिया गया है आहरण, तो 1 फरवरी यानी 11 महीने से गुणा करेंगे। 11 से गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 1 फरवरी से लेकर 31 दिसंबर तक
ये अवधि दी गई है 11 महीने होते हैं, इसलिए 11 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा आपका 44,000 यानी कि 44,000। इसके पश्चात 1 मई को जो है वो 10,000 रुपये दिए गए हैं। तो 1 मई के पश्चात गिनिए समय कितना आ रहा है, ये 1 मई से लेकर के 31 दिसंबर 8 महीने आ जाएंगे, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। यानी इसको 8 से गुणा करेंगे, ये आपका आ जाएगा 80,000 रुपये। और नेक्स्ट कारण कब दिया गया है यह भी देख लीजिए, 30 जून को 4,000 रुपये। 30 जून यानी 6 महीने समाप्त हो चुके हैं, अगले 6 महीने के लिए हमने 4,000, तो ये गुणा कर देंगे 6 गुणा 4,000, यहाँ अमाउंट आ जाएगी 24,000 यानी कि 24,000। नेक्स्ट दिया गया है 31 अक्टूबर को 12,000, तो 31 अक्टूबर जा चुका है, नवंबर और दिसंबर 2 महीने का हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। और नेक्स्ट क्या दिया गया है, अगली इंफॉर्मेशन है 31 दिसंबर को 4,000, तो भाई यहाँ कितना समय बचता है, कोई समय नहीं बचता है। 31 दिसंबर एंड ऑफ द ईयर यानी अवधि आ जाएगी 0, तो 0 को जैसे ही आप 4,000 से गुणा करोगे यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो 24 और 24 48, 48 में 80 जोड़ोगे 1,28,000 और 1,28,000 में 44,000 जोड़ोगे ये आ जाएगा 172, 1,72,000। आहरण की राशि को आहरण की तिथि से लेकर वर्ष की समाप्ति तक जो टाइम डिफरेंस आ रहा है उससे गुणा करेंगे, ये गुणनफल आ जाएगा। इस गुणनफल पर हमें ब्याज लगाना है 1,72,000। प्रश्न में दर दी गई है 7.5%, ये आ जाएगा 7.5%। और कितने समय का, ये अपने को 1/12 के हिसाब से कैलकुलेट करना है। ये क्या आ जाएगा, आहरणों पर ब्याज आ जाएगा। किस प्रकार से, जितना भी अपने को आहरण दिया गया है, अवधि दी गई है, उससे गुणा कर देंगे, स्वतः ही निकल जाएगा। कैपिटल की जगह हम यहाँ लिखेंगे ड्राइंग्स यानी कि आहरण और गुणनफल करके आंसर निकाल लेंगे। चले अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, मेनन और टॉमस एक फर्म में साझेदार है, वे लाभ का विभाजन बराबर करते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया गया है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आहरणों पर 10% की दर से ब्याज प्रभारित है। वर्ष 2015-16 के लिए यह मानकर मेनन की आहरित राशि 2,000 रुपये प्रतिमाह पर ब्याज की परिकल्पना कर दिए कि वर्ष भर प्रत्येक माह के प्रारंभ में, प्रत्येक माह के मध्य में और प्रत्येक माह के अंत में आहरण किए जाते हैं। यानी आहरण तो स्पष्ट दे दिया 2,000 रुपये प्रतिमाह। क्या मानते हुए कि अगर प्रारंभ में करे तो कितना आएगा, मध्य में करे तो क्या होगा, और अगर हर महीने के अंत में आहरण किया जाए तो वो जो आपकी आहरण की राशि निकल करके आएगी उस पर ब्याज कितना आएगा। और ब्याज की दर प्रश्न में स्पष्ट रूप से दी गई है 10%। मेनन के आहरणों पर ब्याज तीनों केसेस में निकाल लेंगे। कंडीशन नंबर फर्स्ट, अगर प्रति माह फर्स्ट डेट को आहरण करता है 2,000 रुपये, गुणा कितने से करेंगे, 12 से, दर कितनी है 10%, समय कितना लेंगे 6.5 महीने का। इसका रीज़न क्या है, हर महीने 2,000 रुपये का आहरण किया जा रहा है तो साल में 12 बार आहरण होगा, इसलिए 12 से गुणा की है। और ये दी गई है आपको दर और अवधि, प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को हो तो 6.5 महीने का ब्याज लगेगा। और अगर मान लीजिए फर्स्ट के स्थान पर मिडल डेट हो तो क्या करना है, राशि यही दी जाए और सेकंड कंडीशन डाल दी मिडल डेट को, तो मिडल डेट को होगा तो क्या जाएगा आपका 6/12। और अंतिम तिथि को आहरण हो तो क्या जाएगा 2,000 गुणा 12, 10%
और 5.5/12। इस प्रकार से हमें क्या करना है, आहरणों पर ब्याज की गणना करनी है। मंथली है इसलिए 12 से गुणा प्रत्येक माह, अर्थात 12 आहरण किए गए हैं। तो हमें तो कुल आहरणों पर ब्याज निकालना है ना, इसलिए हमने क्या किया, सबको 12 से गुणा की है। ये आपकी दर दे रखी है 10%, और ये समय फर्स्ट को है तो 6.5 महीने का, मिडल को है तो 6 महीने का, और अगर अंतिम को है तो 5.5 महीने का। कितना आ जाएगा, 1300 रुपये, 1200 रुपये और आपका आ जाएगा 1100 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? चलें अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है। 31 मार्च 2016 को लेखा खाते बंद होने के पश्चात राम श्याम मोहन की पूंजी, देखिए लेखा खाते बंद होने के पश्चात यानी अंतिम पूंजी दी गई है। कितनी दी गई है, 24,000 रुपये राम से संबंधित, 18,000 श्याम और 12,000 जो है मोहन की पूंजी। लेकिन बाद में पता चला कि पूंजी पर 5% वार्षिकी दर से ब्याज शामिल होने से रह गया, पूंजी पर ब्याज नहीं लगाया गया है, यह रह गया है। 31 मार्च 16 को वर्ष के अंत में जो लाभ की राशि है वो दी गई है 36,000 यानी कि 36,000 रुपये। साझेदारों के आहरण राम का 3600 रुपये, श्याम और मोहन। राम श्याम मोहन का लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। पूंजी पर ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न में कहीं भी कहा गया इतनी पूंजी लगाई या हटाई, बिल्कुल नहीं कहा गया है। और वर्ष के दौरान ना तो पूंजी लगाई जाए ना ही पूंजी हटाई जाए। तो ब्याज की गणना हमेशा प्रारंभिक पूंजी पर की जाती है, लेकिन प्रश्न में प्रारंभिक पूंजी नहीं है, ज्ञात करना पड़ेगा। कैसे? क्लोजिंग कैपिटल यानी सभी समायोजनों के पश्चात यहाँ 2 समायोजन हुए हैं। कौन से? एक तो लाभ के और दूसरे आहरणों के, क्योंकि पूंजी पर ब्याज तो लगाया ही नहीं है। आहरण क्या करते हैं, लाभों में पूंजी में क्या करते हैं, कमी करते हैं। तो ऑलरेडी कमी की जा चुकी है, हम इसे वापस जोड़ देंगे। और लाभ क्या करते हैं, पूंजी में वृद्धि करते हैं। तो 36,000 से लाभ बढ़े हुए, उन्हें वापस कम कर देंगे 3:2:1 अनुपात में। किस प्रकार? सबसे पहले पूंजी लेंगे 24,000, 18,000 और 12,000, ये क्लोजिंग कैपिटल। 24,000, 18,000 और 12,000 रुपये, ये जो अंतिम पूंजी दी गई ये काम में ले लेंगे। इसके पश्चात एक तो आहरण दिए गए 3600, 4500, 2700 और दूसरा क्या दिया गया है, लाभ। तो आहरण से पूंजी में कमी होती है। क्लोजिंग कैपिटल दिया गया यानी पूंजी घटी हुई है, इसको हम क्या कर देंगे, वापस जोड़ देंगे। कितना है, 36, 45 और 2700। और जो आपका लाभ दिया गया है 36,000, 36,000 का, यह लाभ भी पूंजी खाते में हस्तांतरित है। इससे पूंजी बढ़ी हुई है, ओपनिंग पर जाना है तो इस 36,000 को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा, यानी कि घटाया जाएगा 3:2:1 के अनुपात में, यानी 18,000, 12,000 और 6,000। ये हम क्या कर देंगे, यहां से लेस कर देंगे। क्लियर है? इनको क्या करना है, घटाना है, इसलिए मैं इनको ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि आपको पता रहे कि घटाया है। वैसे हमने यहाँ लिख दिया है ऐड और लेस। तो 18 में से 24 घटाए 6 और 3 9, ये आ जाएगा आपका 9,600। इसी प्रकार ये आ जाएगा 10,500 और ये आ जाएगा 8,700। क्लियर है? अब क्या कर लीजिए, इन पर ब्याज की गणना कीजिए। क्या दर दी गई है ब्याज की, 5%। और ये जो हमने निकाली है ये प्रारंभिक पूंजी है, ओपनिंग कैपिटल। तो अन्य किसी प्रकार का समायोजन होगा क्या यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले बात करते हैं राम के संदर्भ में, 9,600, 5% से राशि आ जाएगी 480, 480। फिर बात करते हैं श्याम, 10,000,
500, ये आ जाएगा 525। फिर दिया गया है मोहन, कितना दिया गया है 8700। डर नहीं लगाई क्या? कोई बात नहीं। इस प्रकार से ब्याज की गणना कर लेंगे। क्लियर है? अंतिम पूंजी दी गई है, यानी सभी समायोजनों के पश्चात कौन से दो ही तो समायोजन है। आहरण जो घटा हुआ था जोड़ दिया, लाभ जो जुड़ा हुआ था वापस घटा दिया, प्रारंभिक पूंजी, और 5% से जो कर दिया आपने उस पर ब्याज की गणना। फिलहाल के लिए इतना ही। साझेदारी से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।